गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। तो स्टूडेंट्स, आज हम वापस आ गए हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका लास्ट सेशन में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। अब उसी में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हम केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं और इसे और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, प्लीज नाउ मेक अ नोट ऑफ इट कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम अपनी केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर दें जिससे कि ये और भी इंफॉर्मेटिव बन सके। तो सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, इसमें 3 और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ मेक नोट ऑफ इट। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है, वी कैन इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कि हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में या हीट अब्सॉर्ब हो रही है रिएक्शन में। तो इस चीज को भी हम मेंशन कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स। Now the third thing that we can indicate in the chemical equation is the conditions under which the reaction is taking place. तो ये 3 important बातें हैं, ये 3 important information है जो हम अपनी chemical equation में represent कर सकते हैं। तो चलिए start करते हैं हमारे first topic से by indicating the physical state of reactants and products। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से states होते हैं तो जो हम represent कर सकते हैं अपनी chemical equation में। So सबसे पहला आपको पता है कि we have 3 states ऑफ मैटर, है ना। मैटर के अगर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। एक हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पे हम 4 स्टेट्स को मेंशन करते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन में। सो देयर आर माय डियर स्टूडेंट 4 फिजिकल स्टेट्स फॉर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज द लिक्विड स्टेट जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम कहीं पे भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे। थर्ड जो कि एक्वियस स्टेट है, जो आपके लिए थोड़ा सा नया भी है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जब भी हम किसी सॉलिड से को वाटर में ऐड करके सोल्यूशन उसका बनाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम एक्वियस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो एक्वियस स्टेट है तो उसी को हम मेंशन करते हैं। सो सॉल्यूशंस मेड इन वाटर, ओके, तो उनका स्टेट क्या होगा? एक्वियस स्टेट। फिर गैसियस स्टेट जो कि हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जानते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो हमने भी यही रिएक्शन अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो कैसे हम अपनी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सो जिंक मेटल, यहाँ पे हमने S रिप्रेजेंट लिखा है, स्मॉल s, ये बता रहा है कि जिंक मेटल सॉलिड स्टेट में है। H2SO4 हम याद करिए हमने ऐड बनाया, इसमें हम ऐड करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड किया है एंड वी हैव मेड एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इट। तो यहाँ पे हमने स्टेट को एक्वियस AQ से मेंशन किया है। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो जिंक सल्फेट था, दैट वाज अगेन इन एक्वियस फॉर्म, एंड देन द हाइड्रोजन गैस जो कि एक गैस है, गैसियस स्टेट में है, तो इसके लिए हमने स्मॉल g का रिप्रेजेंट किया गया है। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो ये एक्वियस फॉर्म में है, सो वी हैव मेंशनड ओवर हियर। Carbon dioxide is a gas, so we have mentioned small g over here. The products that are formed as a result of this chemical reaction is calcium carbonate CaCO3, so that's a solid, so we have mentioned it. So ये solid क्या है? It's the white PPT that is formed. So ये यहाँ पे solid है। Insoluble है, PPT क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है। एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सो वाटर को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज दैट्स द लिक्विड। सो आई होप फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। वी कैन आल्सो इंडिकेट द हीट चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। तो हीट चेंज की वजह से 2 तरह के 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जहां पे हीट इवॉल्व होती है एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट अब्सॉर्ब होती है उस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. In exothermic reactions are the reactions in which heat is evolved, and endothermic reactions are the reactions in which heat is absorbed. I hope you all have noted down the points. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन. ओके तो कार्बन की अगर हम बात करें, जब कार्बन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये गिव आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट. तो जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, वुड हुआ, काउडरिंग केक्स हुए, ये जब बर्न करते हैं तो एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सो बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपकी जानकारी के लिए एक बार और मैं बताना चाहूंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है. तो यहाँ पे बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही. Another important example of exothermic reaction is the burning of natural gas. Burning of natural gas. अगर हम natural gas के main composition की बात करें तो इसका main composition होता है मीथेन. So natural gas में आपकी मीथेन गैस जो प्रेजेंट होती है, सो यहाँ पे हमने गैसियस स्टेट भी आपको मेंशन कर रखा है. सो CH4 जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, तो इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट ओवर हियर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH4 गैसियस है, ऑक्सीजन गैसियस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है और वाटर लिक्विड है एंड प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है. ठीक है, तो ये आपका, तो ये यहाँ पे भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सो ये हमें बताता है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब आते हैं एक और एग्जांपल की जो कि बहुत कॉमन है डेली लाइफ में, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अगेन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है दैट अंडरगो स्लो कंबशन. कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ फूड दैट इज हैपनिंग विथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन इन द सेल. तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारी सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और जब ये रिएक्शन होता है सो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ये वही एनर्जी है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और हमारी बॉडी भी यूटिलाइज कर रही है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्शन दैट इज गोइंग इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे देखिए C6H12O6 दैट्स द ग्लूकोज इन aqueous form reacts with oxygen in gaseous form, and when the two reacts there is formation of carbon dioxide, water and lot of energy is released. Okay, another example of exothermic reaction is burning of magnesium ribbon. तो जब magnesium ribbon burn करता है in presence of air, है ना, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. सो इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर हो गए. ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन वाज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड and heat. In the second reaction we have seen that methane is reacting with oxygen to form carbon dioxide, water and heat energy. In the third reaction we have understood the process of respiration where glucose was reacting with oxygen to give out carbon dioxide, water and lot of energy. In the fourth reaction we have learned that magnesium was reacting with oxygen to give magnesium oxide and heat. Now अब हम बढ़ते हैं endothermic reactions. तो endothermic reactions are the reactions that absorb heat. Okay, तो इन reactions को carry out करने के लिए हमें heat की जरूरत होती है. So the reaction between nitrogen and oxygen is an example of endothermic reaction. So in this, nitrogen is reacting with oxygen in presence of heat. So we are giving heat for this reaction. तो इसके इन तीनों जब ये दो reactants
इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करते हैं, दे गिव आउट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक reaction, because it is absorbing heat to carry out this reaction. Another example of endothermic reaction is decomposition of calcium carbonate. तो अक्सर जो decomposition reactions होते हैं वो endothermic reactions की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब heat absorb करते हैं। तो यहाँ पे देखिए calcium carbonate is decomposing into calcium oxide and carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है अपनी लोअर ग्रेड्स में कि इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ओके। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव आउट द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो फोटोसिंथेसिस फिर से एग्जांपल किसका है? एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये रिएक्शन कब कैरी आउट होता है? व्हेन द सनलाइट इज present. Then the fourth example of endothermic reaction is electrolysis of water to form hydrogen and oxygen. ये भी endothermic reaction का ही example है। तो endothermic reactions के examples एक बार revise कर लेते हैं। The reaction between nitrogen and oxygen to give out nitrogen monoxide is an example of endothermic reaction. Decomposition of calcium carbonate is an example of endothermic reaction, where calcium carbonate CaCO3 is decomposing into calcium oxide, that is CaO, and carbon dioxide. Photosynthesis and electrolysis of water to form hydrogen and oxygen is an example of endothermic reaction. I hope now you have the idea of exothermic reactions and the endothermic reactions. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जो हम केमिकल रिएक्शंस में मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। तो जो भी कंडीशन, जिनके जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है जिसमें ये रिएक्शन होगा, उसको भी हम अपनी केमिकल इंफॉर्मेशन में इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को विद सम एग्जांपल। तो जो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में। एक है आपका पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आप देखिए, वी आर स्टडीइंग द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जो पोटेशियम क्लोरेट है वो सॉलिड, तो हमने इसका स्टेट भी इंडिकेट किया है। अब इसको, इस रिएक्शन को अकर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जरूरत है। पहला, हीट। तो हीट को हमने डेल्टा सिंबल से, इस सिंबल को, ट्राइंगल सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे हमने हीट दी है, तो पहली कंडीशन है रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे जो कैटलिस्ट, जिसका नाम है MnO2। MnO2 स्टैंड्स फॉर मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये दो, यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही है। तो ये कंडीशन है, मतलब ऐसे ही डिकम्पोजिशन नहीं होगा पोटेशियम क्लोराइड को, इन दोनों कंडीशन में ही पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एंड देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने देखा कि क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने बताई थी? कंडीशन। क्या कंडीशन थी? हीट एंड कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल हम देते हैं। एग्जाम्पल 2 में वी आर स्टडीइंग द मिथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से हम मिथेनॉल, जिसको हम कह रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, ये बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ली है और हाइड्रोजन ली है। सो लेट्स मेक अ मिक्स। तो इस रिएक्शन को कैसे अकम्प्लिश होता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको हम कंप्रेस करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 atm। atm यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो प्रेशर, उसके बाद इसको हम जब कंप्रेस हो जाता है 300 atm का, इतना प्रेशर हम अप्लाई कर लेते हैं, देन दिस इज पास्ड ओवर द मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। पास करने के बाद दिस इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तब जाके मेथनॉल मिलता है। हमें मेथनॉल किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो इस रिएक्शन को अकर करने के लिए क्या कंडीशंस थी? देयर वर 3 कंडीशन। पहला, इस मिक्सचर को जो भी रिएक्टेंट्स हैं इनको कंप्रेस करना है टू अ प्रेशर ऑफ 300 atm। फिर किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर कर रहा है? ये अकर कर रहा है ZNO एंड ZNO जिंक ऑक्साइड, CrO3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड।
उसके बाद टेम्परेचर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों कंडीशंस को हमने एरो के साथ में मेंशन कर रखा है। आई होप यहां तक क्लियर है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द थर्ड एग्जांपल। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट हमें सन से मिल रही है और क्लोरोफिल इज स्टोर्ड इन द ग्रीन लीव्स। तो इन दोनों, तो जो कंडीशंस है क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती, क्यों, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे ये दो कंडीशन है जिसमें ये रिएक्शन अकर कर रहा है। क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नाउ ये तो थे हमारे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम मेंशन कर सकते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे स्टेप्स जो हमने पढ़े टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप है कि वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, जैसे कि ये है, ये वर्ड इक्वेशन है। पोटेशियम क्लोरेट गिव्स आउट पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो ये केमिकल, तो इस तरह से वर्ड इक्वेशन जिसमें हमें जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और जितने भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं हमें राइट साइड में रख देना है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है उनको हम प्लस साइन से जोड़ सकते हैं। स्टेप 2 क्या है, इंस्टेड ऑफ आफ्टर राइटिंग द वर्ड इक्वेशन हमें सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके इक्वेशन बनानी। जैसे पोटेशियम क्लोराइड के लिए हमने यहाँ पे KClO3 लिया, पोटेशियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने के लिए KCl लिया, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए O2 लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखा, हाइड्रोजन को H2 लिखा, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH यूज किया। थर्ड स्टेप की बात करें, सो वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड द फॉर्मूला विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज। तो कि हमें यहाँ पे देखिए हमने ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, C से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6। यहाँ पे भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6। ऑक्सीजन के 6 into 2 12, यहाँ पे +6 18। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 6 and 12 80। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 into 2 12। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 12, सो दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद स्मॉल वैल्यूज। जो लास्ट स्टेप है जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हाट आर द कंडीशंस इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो हम अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं वो है, सबसे पहले हमें फिजिकल स्टेट यहाँ पे मेंशन करना है। सो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसियस है या एक्वस है। सो वी हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। फिर हमें हीट चेंजेस मेंशन करना है कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगी, अगर एंडोथर्मिक है तो हीट अब्सॉर्ब होगी, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। और तीसरी चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, द कंडीशन, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, व्हाट इज द कैटलिस्ट, क्या किस चीज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। सो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो रिएक्शन है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 टाइप्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल इसका नाम ही कह रहा है कोई चीज कंबाइन कर रही है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substances। मतलब कि 2 से ज्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस हैं एक साथ कंबाइन करके कोई एक चीज बना रहे हैं। सो लेट्स हैव वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जहां पे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम
A ribbon when burns in presence of oxygen, it gives out magnesium oxide. तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोनों कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग. तो ये रिएक्शन किस तरह का होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Another example is when hydrogen is reacting with oxygen, it gives out water. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ लिक्विड जिसको हम कह रहे हैं वाटर. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कार्बन. कार्बन is present in the fuels, पेट्रोल है, डीजल है, वुड, तो इनका मेन कंपोजिशन कार्बन होता है. तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स दैट आर कंबाइनिंग टुगेदर to form carbon dioxide. So it's again an example of combination reaction. Let's have a look on some few more examples. जैसे कि हाइड्रोजन. हाइड्रोजन is reacting with chlorine, दोनों gases हैं and they are forming hydrogen chloride. तो ये भी आपका किस तरह का रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों कॉम्बिनेशन हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. Another example is of sodium. Sodium reacting with chlorine to form sodium chloride. ठीक है, तो यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं और जितने भी रिएक्शंस में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सब हर जगह पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना. सो देयर इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन इट. सो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है. अनदर, अगर हम आयरन और सल्फर को ऐसे ही मिक्स करें तो वी विल बी गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. बट अगर दोनों केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं देन दे गिव अनदर न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन सल्फाइड. तो यहाँ पे आयरन एंड सल्फर दे आर केमिकली रिएक्टिंग टू फॉर्म आयरन सल्फाइड. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चूना कहते हैं. ओके, तो पहले चूने का यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते थे घरों में. तो उसमें हम क्या करते थे कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती थी और जो एक नया सब्सटेंस बनता था वो होता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या लाइम के नाम से जानते हैं, बट जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेग लाइम कहते हैं. ये स्लेग लाइम का जो सोल्यूशन होता था वॉल्स पे अप्लाई किया जाता था. 1-2 दिन के बाद देयर इज अनदर सब्सटेंस फॉर्म्ड. अब वो सब्सटेंस क्या है, आइए जानते हैं. तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हमने वॉल पे व्हाइट वॉश कराया था, वो जब आसपास की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है तो वॉल्स क्या है, शाइन करने लगती हैं. तो उसको हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग. अब ये व्हाइट वॉशिंग में हुआ क्या, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर इज अनदर सब्सटेंस फॉर्म जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड ओवर हियर. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. ओके, एंड ये पहला जो था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अमोनिया. यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. अमोनिया गैसियस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में थी, बट दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अ सॉलिड जिसको हम अमोनियम क्लोराइड करें. तो यहाँ पे भी अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आर कंबाइनिंग. सो इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कई बार इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. जो फर्स्ट रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था, कार्बन व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब इनकम्प्लीट कम्बिनेशन होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है. यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ये भी किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन. तो इतने सारे एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखे. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Combination reaction is a reaction in which two or more substances are reacting together
to form a single substance. I hope यहाँ पे clear है. कोई doubt है तो आप हमसे पूछ सकते हैं comment section में. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की. तो जो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट आर द रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. तो इन reactions में क्या है, कोई भी substance, कोई भी compound है जो कि split हो रहा है to give out two or more new substances. तो देखिए जो decomposition reactions होते हैं they are accomplished by three important factors. अगर decomposition, अगर splitting of a substance into two or more substances, अगर हीट इन्वॉल्व है उसको डिकम्पोजिशन करने में, तो इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. सो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है. अगर यही चीज इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. अगर लाइट इन्वॉल्व है तो तब हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. तो ये तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं जिस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. सो वी कैन आल्सो नेम इट एज कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैज थ्री टाइप्स. फर्स्ट थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. आइए समझते हैं इन तीनों तरह के डिकम्पोजिशन को विद सम एग्जांपल्स. तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रही वो भी सॉलिड है और जो कार्बन डाई गैस इवॉल्व हो रही है वो गैसियस सब्सटेंस है. तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से. तो ये एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का. आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे व्हेन पोटेशियम क्लोरेट is heated in presence of manganese dioxide catalyst. तो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, that is the necessary condition. और दूसरा हम एक कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड. ओके, तो इन दोनों के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में. पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड था, पोटेशियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रही है वो भी सॉलिड है और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है दैट इज अ गैसियस सब्सटेंस. तो यहाँ पे भी हमने ये भी किसका एग्जांपल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन. आइए देखते हैं थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल में हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को FeSO4 को हीट किया है स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना. यहाँ पे देखिए हीट स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो हीट यहाँ पे प्रेजेंट है. सो हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. तो जब डिकम्पोजिशन होता है इट गिव्स आउट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and sulfur trioxide. Fe2O3 ferric oxide, sulfur dioxide SO2 di for 2, SO3 sulfur trioxide. ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का. क्यों, क्योंकि यहाँ दिस वी आर स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट ओवर हियर. तो फेरस सल्फेट का जो कलर है यहाँ पे कलर चेंज भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर की है, बट जब इसके रिएक्शन डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है देन वी गेट द ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड. Let's move to the fourth example where the lead nitrate is strongly heated and it breaks down after strongly heated. So thermal decomposition के बाद it breaks into simpler substances called lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen. So here lead nitrate, which is colorless, is decomposing into lead monoxide that gives that is of yellow color, nitrogen dioxide, so the brown fumes are seen, and oxygen. So it's again this decomposition is carried out in presence of heat, so it's again an example of thermal decomposition. अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, चाहे एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, दे वर ऑल इन्वॉल्विंग हीट. हीट का इन्वॉल्वमेंट था. सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक decomposition. Okay, so example 5, in example 5 when we pass electric current
through the acidified water it decomposes to give you hydrogen gas and oxygen gas. इसको हम electrolysis of water भी कहते हैं कि जब हम वाटर को, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, एसिडिफाइड वाटर है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये वाटर डिकम्पोज होता है into hydrogen and oxygen. So it's an example of electrolytic decomposition reaction. I hope it is clear till here. आगे और भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए, so stay connected with us. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की. तो आइए देखते हैं. तो द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो ये डिकम्पोज होता है इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस. तो यहाँ पे आप डिकम्पोजिशन हम कैरी आउट कर रहे हैं वेयर द इलेक्ट्रिक करंट इज इन्वॉल्व. तो इसीलिए एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का. तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रही है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस से. तो इसको दिस प्रोसेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द molten sodium chloride is called the electrolysis of molten sodium chloride, जिसमें हम सोडियम मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. अब आते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ. दैट इज लेट्स स्टडी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो after passing the electric current, it decomposes to give you aluminium metal and oxygen. तो ये हमें decompose होके क्या क्या दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक aluminium metal and oxygen gas. तो ये प्रोसेस हम यूज करते हैं for the extraction of aluminium metal from aluminium oxide. So again I am explaining the reaction. Aluminium oxide, what type of form? Molten aluminium oxide on passing electric current is decomposing to give you aluminium metal and oxygen gas. तो ये दोनों ही एग्जांपल्स किसके हुए? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के. अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड टाइप, जिसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. ये डिकम्पोजिशन कैरी होता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ. तो यहाँ पे जो हम सोडियम, जो हमारी सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर chloride stands for AgCl. Silver chloride, which is white in color, is exposed to light. It decomposes to form silver metal and chlorine gas. तो यहाँ पे देखिए, रिएक्शन को समझिए. जो सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर की है. जैसे ही हम उसको एक्सपोज करते हैं लाइट में, there is a chemical reaction which takes place and this silver chloride decomposes to give you silver metal. Silver metal grayish white substance दिखेगा. तो that is silver metal is being formed over here. And there would be release of chlorine gas, जो कि yellowish green color के fumes आपको देखने को मिलेंगे. There is another example of photolytic decomposition reaction. Let's have a look on it. Now, when silver bromide is exposed to light, जैसे हमने अभी सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया था लाइट में, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी एक्सपोज करेंगे तो इट विल ऑल्सो डिकम्पोज इट टू गिव यू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस. ओके, तो वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस विच इज ऑफ रेड एंड ब्राउन कलर वुड बी सीन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में हम सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि पेल येलो कलर की है, एक्सपोज टू लाइट. So this reaction is being carried out in presence of light and it decomposes to give you silver metal जो कि grayish white color का है and vapors of bromine would be seen. So that would be red brown in color. तो ये जो reactions अभी हमने पढ़े वो सब decomposition reaction के थे, जिसमें हमने पढ़ा thermal decomposition या thermolytic decomposition. Then we also understood the example of electrolytic decomposition and then we learned about the photolytic decomposition. So what are the uses of decomposition reaction? कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं? तो आपने अभी यहाँ पे देखा for the extraction of metals. तो यहाँ पे देखिए सोडियम मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया था सोडियम क्लोराइड से by passing electricity. So that's an example, that's an use of decomposition reaction in the extraction of metal. यहाँ पे हमने aluminium metal का एक्सट्रैक्ट किया था from aluminium oxide. So these are the uses of decomposition reaction. Decomposition reaction हमारी बॉडी में भी होता है. So digestion of food is an example of decomposition reaction. जो भी हम खाना खाते हैं
तो हमें एनर्जी मिलती है। बट व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? तो जो भी हम चाहे राइस खाएं, व्हीट खाएं, पोटैटोज खाएं, देयर इज लॉट ऑफ स्टार्च इन इट। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो स्टार्च है, दैट इज डीकम्पोजिंग इनटू सिंपलर शुगर, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू फॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज। तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में होती है, दे मेक यूज ऑफ एनर्जी। फिर जो प्रोटीन डाइट हम लेते हैं, जो सब बैलेंस डाइट में आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है फूड में, दैट डिकम्पोजेस इनटू एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो ये हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। अभी भी हमारे पास 3 रिएक्शन और है, इनको आगे हम देखेंगे, जिसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनकी बात हम नेक्स्ट सेशन में कहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट रह सके। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।